स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। आज मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ सोशल स्टडी क्लास 10th से ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका टाइटल है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और इसी टॉपिक पे दोस्तों मैं एक वीडियो इससे पहले बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो को अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और उसकी लाइफ की क्वालिटी को जो है मेंटेन रखने के लिए बहुत जो है इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। और ऐसा पहले माना जाता था कि जो रिसोर्सेज है वो जो है नेचर में जो है एज ए गिफ्ट हमें मिले हुए हैं, जिससे जो ह्यूमन बीइंग है उसने जो है इनडिस्क्रिमिनेटली इसका यूज़ किया और जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हमें जो है देखने को मिली। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ग्रीड थी इन रिसोर्स को यूज़ करने की, उन्होंने इसको किया। और फिर दूसरा देखेंगे कि जो रिसोर्सेस है उनका जो ऑनरशिप है कुछ हैंड्स में है, कुछ लोगों के पास है, जिससे जो हमारी सोसाइटी है वो जो है दो सेगमेंट में बढ़ गई। एक सेगमेंट जो है रिच का हो गया और दूसरा जो है पुअर का हो गया। यानी कि जो रिसोर्स है वो जो है कुछ हैंड में है लेकिन कुछ हैंड में नहीं है। तीसरा देखेंगे इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स जब हुआ, यानी कि जब लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा शोषण करना शुरू किया तो हमारा जो ग्लोबल इकोलॉजिकल है, यानी कि जो हमारा जो विश्व है उसमें बहुत सारे क्राइसिस हुए, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आना शुरू हुआ। ग्लोबल वार्मिंग आप देखते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन आप देखते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हुआ और लैंड जो है डिग्रेड होना शुरू हुआ, यानी लैंड जो है खराब होना शुरू हुआ। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसे हमें जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि सब हैंड में जो है थोड़ा थोड़ा रिसोर्स जो है सबके पास अवेलेबल हो, ताकि हम क्या कर सके ग्लोबल पीस को जो है इस्टेब्लिश कर सके और जो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको जो है सस्टेन कर सके, यानी कि हम इस प्लेनेट पे जो है लंबे टाइम तक हम जो है जीवित रह सके। इसलिए इसके लिए हमें जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इक्वली। फिर आगे हम देखते हैं प्रेजेंट ट्रेंड जो चल रहा है, वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है रिसोर्स के बारे में, वो ये है कि जो रिसोर्सेज है वो कुछ इंडिविजुअल के पास है या फिर कहीं तो कुछ कंट्रीज के पास है, और जिससे क्या होगा हमारे आने वाला जो फ्यूचर है वो जो है इस प्लेनेट में डेंजर हो जाएगा, खतरा हमें जो है इस प्लेनेट में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिसोर्स को प्लान करना पड़ेगा। और जो है जब हम इसकी प्लानिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हम इस प्लेनेट पे जो है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, यानी कि इस पृथ्वी पे हम जो है आगे भी जो है जीवित रह सकते हैं और जो है अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको बेहतर बना सकते हैं और सारे जो लिविंग थिंग्स है वो यहाँ पे रह सकती है। तो इसलिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आएगा। जब हम जो है सतत विकास करेंगे तभी हम जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाएंगे इस प्लेनेट पे। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं डेफिनेशन, एक तौर पे हम मान लेते हैं इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या चीज़। तो जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसका मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट को हम बिना नुकसान पहुंचाए हुए डेवलपमेंट करते जाएं और जो है ऐसा भी ना हो कि वर्तमान में प्रेजेंट में हम इतना जो है डेवलप कर जाए या किसी रिसोर्स को हम इतना यूज कर जाए कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको जो है रिसोर्स अवेलेबल ही ना हो इस जो है प्लेनेट में। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करें कैसे, सतत विकास हम करें कैसे, इसके लिए जो है रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 आया और इसमें जो है 100 देशों से ज़्यादा लोग जो है मिले ब्राज़ील के शहर में और इन्होंने वहाँ पे एक समिट किया, एक सम्मेलन किया जिसमें जो है डिस्कस किया गया जो अर्जेंट प्रॉब्लम थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए ग्लोबल लेवल पे। इसके बाद जो लीडर्स वहाँ पे गए हुए थे उन्होंने एक जो है डिक्लेरेशन, एक जो है घोषणा पत्र साइन किया और जिसमें जो है जिसको जो है एजेंडा 21 के नेम से जाना जाता है, जिसमें ये जो है इन्होंने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 21 सेंचुरी में जो है अचीव करने का जो है लक्ष्य रखा। और दोस्तों ये जो एजेंडा 21 है ये अब जो है आगे जो है एजेंडा 30 में जो है इसने जो है आगे के लिए ये बढ़ गया है ताकि जो है आगे भी हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है बरकरार रख सके। एक बार दोबारा से देख लेंगे एजेंडा 21 क्या था। ये जो 1992 में जो है यूनाइटेड नेशन का ये जो पार्ट है इसमें जो है जो एजेंडा था वो था कि हम जो है कॉम्बाट कर सके, हम जो है सॉर्ट आउट कर सके इन्वायरमेंटल डैमेज को, उस पर जो है हम चर्चा यहाँ पे हुई, उसको सॉर्ट आउट करने की, पावर्टी को जो है कम करने की वहाँ पे बात हुई और जो डिजीज़ है जो है ग्लोबल लेवल पे उस पर जो है काम करने के लिए जो है यहाँ पे सुझाव रखे गए।
और क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सभी की इंटरेस्ट की है, सभी की ज़रूरतों की है, इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी को जो है बराबर यहाँ पे मिली। और जो है प्रत्येक कंट्री को ये जो है बताया गया कि वो भी जो है अपने कंट्री में जो है एक एजेंडा सेट करे, जिससे जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर सकें। अब यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग की बात करेंगे। जो प्लानिंग है वो जो है वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है, पूरी जितनी भी ग्लोबल कंट्रीज है या जितनी भी कंट्रीज है उसमें जो प्लानिंग है उसी को प्लानिंग को करके ही हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकेंगे रिसोर्सेज का, यानी कि रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज कर सकेंगे ताकि आने वाली जनरेशन भी हमारी जो है उसका जो है प्रॉफिट ले सके। अब रिसोर्सेज को कैसे प्लानिंग के द्वारा हम जो है यूज कर सकते हैं, वो भी ऐसी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में जो है जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उनमें जो है बहुत सारी जो डाइवर्सिटी पाई जाती है। आप कहीं पे देखते हैं देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्स। कुछ रीजन्स में आपको जो है बहुत सारे टाइप्स के रिसोर्स मिल जाएंगे, लेकिन कई रीजन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे जो है ये रिसोर्स डिफिशिएंट है, बहुत कम है या ना के बराबर है। कुछ रीजन आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी नीड्स को जो है खुद ही जो है पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ रीजन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे जो है इन रिसोर्सेज की बहुत सारी जो है कमी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश की, तो ये जो स्टेट है ये जो है मिनरल एंड कोल डिपॉजिट में जो है रिच है, यहाँ पे जो है अच्छा कोल एंड मिनरल पाए जाते हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, यहाँ पे जो है वाटर रिसोर्स काफ़ी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी जो है कमी है और जो है इससे जो है विकास नहीं हो पाया। द स्टेट ऑफ राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है सोलर और विंड एनर्जी को हम जो है अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है वाटर की कमी है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो ये जो है पूरे अर्थ ये इंडिया में जो है अलग थलग पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ की जो कंडीशंस है, जो क्लाइमेट कंडीशन है या जो अदर कंडीशन है वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट है अदर एरिया से। और अगर हम कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो हमें देखने को मिलता है इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर, यानी कि वाटर की यहाँ पे कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे कमी है, विटल मिनरल की यहाँ पे कमी है। तो हमें जो है बैलेंस रखना पड़ेगा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे भी हमें जो है इसको जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सभी जगह सब चीज़ मौजूद नहीं है, कहीं पे कुछ चीज़ है तो कहीं पे कुछ चीज़ है। फिर हम इंडिया की जो है रिसोर्स प्लानिंग की बात करेंगे तो उसके लिए क्या क्या जो है ज़रूरी होता है। यहाँ एक जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि एक लंबी प्रोसेस इसे माना जाता है। सबसे पहले अगर हमें जो है रिसोर्स को प्लान करना है तो पहले हमें जो है रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि हमें पहले देखना पड़ेगा किस किस एरिया में जो है रिसोर्स है। फिर उसके बाद हमें जो है इन्वेंट्री, यानी कि उसके बाद हमें एक लिस्ट जो है तैयार करनी पड़ेगी रिसोर्स की, किस रीजन में जो है कौन सा रिसोर्स पाया जाता है कंट्री के। तो उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री के बाद जो है बहुत सारे इसमें जो है स्टेप्स इन्वॉल्व है, जैसे सर्वे हमें करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस एरिया में कितना है, कितनी मात्रा में। फिर हमें मैपिंग करनी पड़ेगी, वहाँ का मानचित्र जो है हमें बनाना पड़ेगा। फिर क्वालिटेटिव हमें देखना पड़ेगा जो रिसोर्स हमें वहाँ पे मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। फिर उसकी हमें क्वांटिटी भी देखनी पड़ेगी कि वो कितनी मात्रा में है, ऐसा ना हो कि मात्रा उसकी कम है और वहाँ पे हमने जो है खुदाई शुरू कर दी, तो ये हमारे लिए जो क्या नहीं होगा, रिसोर्स नहीं होगा। डेफिनेशन में मैंने पहली वीडियो में आपको इसके बारे में बताया है। तो हम पहले एस्टिमेट कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कितनी मात्रा में है और जो है उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्वालिटी कैसी है, मानचित्र के द्वारा या किस किस एरिया में हमें जो है रिसोर्स मिलेगा। फिर इसमें जो है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, हमें जो एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हमारे पास जो है अप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी का हम उसमें यूज़ करते हैं, स्किल्स का यूज़ करते हैं और जो है इंस्टीट्यूशन हम सेटअप करते हैं जो उस डेवलपमेंट को, उस रिसोर्स को जो है इम्प्लीमेंट कर पाए, उस प्लान को जो इम्प्लीमेंट कर पाए। और इसके लिए जो हम क्या करते हैं, जो हमारा जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो हमारे जो है नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि हमारे पास जो है जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से उसके लिए हमारे पास पैसा कम है और हम जो है इन रिसोर्स पे जो है वो ज़्यादा पैसा खर्चा कर दे, यानी कि ये जो है बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ें। नीचे हम बात करेंगे इंडिया जो एफर्ट्स है ये इसका जो गोल अचीव करने का प्लानिंग को, यानी कि प्लानिंग जो है इंडिया ने पहले से रिसोर्स पे करी। जब जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है लॉन्च हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में नेहरू जी के टाइम में, तो इंडिया तब से ही जो है इस क्षेत्र में जो है एक्टिव है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। अगर हमें किसी भी रीजन की जो है रीजन का डेवलपमेंट करना है, किसी भी क्षेत्र का हमें विकास करना है,
तो जो रिसोर्सेज है ये जो है नेसेसरी कंडीशन है, यानी कि रिसोर्स तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे रिसोर्स बहुत सारे हैं लेकिन अगर टेक्नोलॉजी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे भी विकास जो है पॉसिबल नहीं होता। देयर आर मैनी रीजन इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रीजन है जो है रिसोर्सेज में रीच है, यानी कि वहाँ पे अच्छा रिसोर्स पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, यानी कि वहाँ पे जो है इकोनॉमी, वहाँ पे जो है इकोनॉमी की कमी है वहाँ पे। और अगर हम कॉन्ट्ररी यानी कि इसके हम विपरीत अगर हम देखें, कुछ रीजन ऐसे हैं जो है रिसोर्सेज जिनके पास पुअर है, लेकिन वो जो है वेल डेवलप जो है रीजन है, इकोनॉमिकली डेवलप रीजन है। दोस्तों हिस्ट्री हमसे ये कहती है कि ये जो इन्वेडर्स थे, ये जो फॉरेन इन्वेडर थे, इनको मेनली डिफरेंट कंट्रीज के जो रिसोर्सेज थे, जो रिच रिसोर्सेज डिफरेंट कंट्रीज में थे, उन रिसोर्सेज ने जो है इन्वेडर्स को अट्रैक्ट किया वहां पे जो है अपनी कॉलोनीज स्टेब्लिश करने के लिए। और ये जो इन्वेडर्स थे, इनके पास हाई लेवल की टेक्नोलॉजी होती थी, जिसकी मदद से इन्होंने क्या किया, उस कंट्री के जो रिसोर्स थे उसको एक्सप्लॉइट करना इन्होंने शुरू किया। और जो है इन्होंने इसके आधार पे एक सुपरमेसी वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड मार्केट में इन्होंने एक सुपरमेसी, या यूं कहे कि इन्होंने जो है पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और अपना जो है इकोनॉमिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है वहां पे शुरू किया। आगे बात कर लेते हैं इंडिया की। अगर हम बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया ने काफी जो है कोलोनाइजेशन के काफी फेजेस जो है इंडिया ने जो है एक्सपीरियंस किए हुए हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, मेनली अगर हम बात करें किसी देश के पास अवेलेबिलिटी की, रिसोर्स कितना अवेलेबल है, तो भारत के पास काफी जो है रिसोर्स जो है अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों उस रिसोर्स को जो है यूज में लाने के लिए हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी का एक होना जरूरी है। और दूसरी चीज, हमारा जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन की जो क्वालिटी है, मैन पावर जो है, वो जो है होना जरूरी है। तो मेनली जो है ये चीजें होना जरूरी है। अगर रिसोर्स है भी हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम उस रिसोर्स को जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उस रिसोर्स का हम जो है यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि हम सभी जानते हैं कोई भी डेवलपमेंटल अगर हमें एक्टिविटीज करनी है, तो उसके लिए जो रिसोर्स है वो एक जो है इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इसका जो है इरेशनल कंजम्पशन करें, अगर इसका हम जो है बिना प्लान के यूज करना, इसको कंज्यूम करना शुरू करें और इसका जो है बहुत ज्यादा यूटिलाइज इसको करें, तो क्या होगा, इससे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो आनी जो है शुरू हो जाएगी। इसी जो है जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स है, इसी की चिंता जो है महात्मा गांधी को जो है काफी जो है चिंता थी। तो महात्मा गांधी जी ने जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस पे जो है कुछ वर्ड्स बोले हैं, जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर जरूरतों की हम बात करें तो सभी के लिए, जरूरतों के लिए हमारे पास जो है इन्वायरमेंट में जो है सफिशिएंट जो है रिसोर्सेस है। लेकिन अगर हम ग्रीड की बात करें, अगर हम लालच की बात करें, तो हमारे पास जो है इतना संसाधन नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो गांधी जी थे, वो जो है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी थी उसके गांधी जी जो है पक्ष में नहीं थे। उससे जो है गांधी जी सोचते थे कि वो जो है ग्लोबल लेवल पे जो है रिसोर्स का डिप्लेशन करेगा, यानी कि नष्ट करेगा। इसके अ, अगर हम देखेंगे तो गांधी जी जो है मास प्रोडक्शन के विरोधी थे, यानी कि गांधी जी ज्यादा मात्रा में जो मशीनों के द्वारा जो प्रोडक्शन होता था, गांधी जी उसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बजाय गांधी जी चाहते थे कि जो प्रोडक्शन हो जो है लोगों के द्वारा हो, यानी कि मैन पावर के द्वारा जो है प्रोडक्शन हो, उसमें जो है मशीनरी का जो है कम इस्तेमाल हो। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें रिसोर्स कंजर्वेशन की, तो सबसे पहले जो क्लब ऑफ रोम था, इसने जो है एडवोकेट किया रिसोर्स कंजर्वेशन को सिस्टमैटिक वे में 1968 में। उसके बाद जो है 1974 में जो गांधी जी की जो फिलोसफी थी उसको जो है प्रेजेंट किया गया सुमेचर के द्वारा अपनी बुक में स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो यहाँ पे ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में, जिसने जो है कॉन्सेप्ट दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और इसका ये कॉन्सेप्ट बाद में एक जो है बुक आई आवर कॉमन फ्यूचर, इसमें इन्होंने जो है पब्लिश किया था इसको।